बच्चों, आज हम बलिदान कहानी की कथा वस्तु की तात्विक विवेचना करेंगे। बलिदान कहानी की समीक्षा। बच्चों, कहानी की समीक्षा कहानी के 6 तत्व के आधार पर की जाती है। पहला तत्व है कथानक, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपतन, चौथा वातावरण देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। अर्थात एक कहानी इन 6 मुख्य तत्वों से भरी पूरी होनी चाहिए। जब कहानी की समीक्षा पूछी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि क्या ये कहानी इन 6 तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या इस कहानी के अंदर ये सारे ही 6 तत्व हैं, तभी कोई कहानी संपूर्ण मानी जाती है और यही कहानी की समीक्षा होती है। तो हम इस कहानी में जानेंगे कि क्या ये सारे ही 6 तत्व इस कहानी के अंदर हैं। हिंदी साहित्य के बहुचर्चित कहानीकारों की प्रथम पंक्ति के अग्रणी कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बलिदान में ग्राम्य जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त जमींदारी प्रथा के अवगुणों एवं ग्राम्य दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहानी में बताया है कि गांव में जमींदार, साहूकार आदि संपन्न लोग किसानों एवं मजदूरों का मिलजुल कर शोषण करते हैं। इस सामाजिक संत्रास की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक किसान परिवार को माध्यम बनाया। सुखी संपन्न किसान गिरधारी सामंती व्यवस्था के चंगुल में फंसकर मजदूर बन जाता है। उसके बैल साहूकार के लिए ऋण के कारण बिक जाते हैं। परिणाम स्वरूप जमीन छीनने के दर्द को सहन न कर पाने के कारण वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है। अब सबसे पहले है इस कहानी का शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक है। कथानक का संपूर्ण प्रतिबिंब शीर्षक में झलकता है। प्रमुख घटनाओं का केंद्र कहानी का शीर्षक ही है। शीर्षक सार्थक है तथा मन में उत्सुकता उत्पन्न करता है। कहानी का नायक गिरधारी जमीन छीन जाने के बाद अंततः अपने जीवन का बलिदान कर देता है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। दूसरा तत्व है कहानी का कथानक। प्रेमचंद की कहानी बलिदान तत्कालीन ग्रामीण एवं सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। कथानक में मौलिकता, रोचकता, स्वाभाविकता, कौतूहल आदि विशेषताएं विद्यमान हैं। कथानक सुसंगठित है। हर कोई किसान है। पहले शक्कर के व्यापार से किसान बनकर लंबे समय से जमींदार से जमीन लेकर खेती करता आया है। वह कई महीनों से बीमारी से ग्रस्त रहकर परलोक सिधार गया। उसका पुत्र गिरधारी अपनी जमा पूंजी एवं कुछ उधार लेकर धूमधाम से उसकी अंत्येष्टि संस्कार किया है। धन अभाव के कारण वह जमींदार से नजराना न पाने के कारण अपनी 20 वर्ष से जोती जा रही जमीन को न ले सका। गांव का कालिकादीन नजराना देकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। गिरधारी किसान से श्रमिक बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। गांव का मंगल सिंह बनिए तुलसी के सहयोग से मात्र 60 रुपये में उसके बेलों को खरीद लेता है। बेचारा बेबस लाचार गिरधारी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रात्रि में घर से गायब हो जाता है। खोजबीन करने पर वह कहीं नहीं मिलता। फिर आश्चर्यजनक बात होती है, पहले शुभांगी फिर कालिकादीन आदि को उसका भूत दिखाई पड़ता है। कालिकादीन घबराकर उसके खेत छोड़ देता है और जमींदार के बहुत प्रयास के बाद भी गांव का कोई किसान उसके खेत को लेने के लिए तैयार नहीं होता। गिरधारी का बेटा हीट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपये महीना घर लाता है, अच्छा खाता है और पहनता है, किंतु गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। शुभांगी अब पंचायत में नहीं बैठती, मुंह छिपाई रहती है। गिरधारी का बलिदान पुत्र और पत्नी को आर्थिक विपन्नता और जमींदार बनिए आदि के शोषण से मुक्ति दिलाता है। तीसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी के पात्रों के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाते हैं। बलिदान कहानी ग्राम्य जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब है। पात्र यथार्थ जगत से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत और जमींदारी व्यवस्था, श्रम क्षेत्र एवं कृषि से इतर वर्ग प्रतिनिधियों का भी चयन कहानी में हुआ है। मंगल सिंह कालिकादीन गांव का प्रधान है। हरकू व्यापारी से किसान बना है। इन पात्रों के अतिरिक्त गिरधारी, उसकी पत्नी शुभांगी, उसके पुत्रों की जीवन एवं कार्यशैली भी अलग है। कहानी का नायक गिरधारी रूढ़ परंपराओं के कारण
परंपराओं में बंधा अपनी कृषि की रक्षा करने में असफल रहता है। जमींदार की निर्दयता, मंगल सिंह की अवसरवादिता के कारण, प्रधान की हड़प नीति के कारण ये सामाजिक परंपरा मूल्यों की रक्षा करने में असफल हो जाता है। इस समय की सभ्यता और मंगल सिंह की धृष्टता उसे श्रीहीन और पराभूत कर देती है। शुभांगी भारतीय नारी अस्मिता की प्रतीक, पति के न रहने पर स्वयं को असहाय, अपमानित महसूस करके मुँह छिपाए घर बैठे रहती है। व्यवसायी से किसान बना हरकू अंत तक अपनी संपन्नता की अकड़ बनाए रखता है। संपन्न किसान होने के कारण वह गांव के विवादों को सुलझाने में सदा आगे रहता है। गांव में वह सम्मानित है, किंतु प्रवृत्ति से कंजूस है। इस प्रवृत्ति के कारण बीमारी में दवा पर खर्च न करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शोषक वर्ग का प्रतिनिधि ओंकार नाथ गांव का जमींदार है। गिरधारी की परिस्थितियों और मजबूती से लाज उठने के लिए वह निर्दयतापूर्वक उसकी जमीन अधिक पैसा लेकर कालिकादीन को दे देता है। मंगल सिंह, कालिकादीन और तुलसी बनिया भी शोषक वर्ग के पात्र हैं, जो अवसरवादी दूसरों की मजबूरियों का लाभ उठाने में नहीं चूकते। गिरधारी की पत्नी शुभांगी एकमात्र स्त्री पात्र है, जो अंधविश्वासी ग्रामीण महिला है। गिरधारी का बेटा एक अन्य पात्र कथानक को गति देने में सहयोगी है। चौथा इसका तत्व है कथोपकथन एवं संवाद। संवाद का अर्थ होता है डायलॉग। बलिदान कहानी में कथोपकथन अथवा संवादों का आधिक्य नहीं है, फिर भी जो संवाद हैं वे वस्तुस्थिति समस्या को उभारने की या व्याख्या करने वाले हैं, पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने वाले हैं, कथानक को गतिशील बनाने वाले। प्रेमचंद की संवाद योजना सारगर्भित, मार्मिक एवं गंभीर है। इसका एक उदाहरण देखिए। ओंकार कहते हैं, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी कहता है, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा जत्था थी गांव दादा के काम में उठ गई। अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकार कहते हैं, ये सच है, लेकिन मैं ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी कहते हैं, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हो तो बैल बदिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इससे स्पष्ट है कि कहानी बलिदान के संवाद में इस प्रकार की कृत्रिमता और बनावट नहीं है। अगला तत्व है भाषा शैली। बलिदान कहानी की भाषा सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। उर्दू फारसी के शब्दों का बाहुल्य है। भाषा पात्रा अनुकूल तथा प्रभावपूर्ण है। लोकोक्तियों और मुहावरों ने भाषा को रोचकता प्रदान की है। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माची पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। बलिदान कहानी में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है। वातावरण के सृजन में चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी हुआ है। संवादों के प्रयोग से जहाँ कहानी में नाट्यता का समावेश हो गया है, वहीं पात्रों के चरित्र चित्रण में भावात्मक शैली का प्रयोग भी दृष्टव्य है। बलिदान कहानी में इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समाज सुधार, उपदेशक, मनोरंजन, सिद्ध प्रतिपादन आदि का प्रस्तुतिकरण कहानी के प्रमुख उद्देश्य हैं। उद्देश्य कहानी का छठा तत्व है। कहानीकार मानव जीवन की समस्याओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद ग्रामीण समाज के अन्य चितेरे हैं। उन्होंने गांव को निकटता से देखा और ग्रामीण की परेशानियों को गहरे से भोगा है। गांव की समस्याएं, दुर्बलताएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज और मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का मुख्य पात्र रही हैं। प्रस्तुत कहानी में झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए ग्रामीणों द्वारा अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने, गरीब मजदूर किसानों का जमींदार और बनिए साहूकार द्वारा शोषण किए जाने की समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। इस कहानी में न केवल समस्या को उठाया है, वरन उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है कि झूठी शान शौकत के लिए हैसियत से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी एक खास व्यवसाय में बंध कर रहना चाहिए। इस बात को गिरधारी और उसके बेटे के माध्यम से व्यक्त किया गया है। किसानी में गिरधारी कर्जदार रहा, तन पर अच्छी कमीज और पैरों में जूता नाया,
घर में कभी कभी तरकारी पकती थी जो खाया जाता था, किंतु उसका बेटा ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपया महीना घर पर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है और घर में 2 जून तरकारी पकती है, जौ के बजाय गेहूं खाता है। यह बलिदान कहानी की समीक्षा से अपने सभी तत्वों पर सटीक बैठती है। कहानी का आदि और अंत अत्यंत ही कौतूहलपूर्ण है और पाठक के मन में अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। इस प्रकार बच्चों, हमने ये बलिदान कहानी की समीक्षा को पढ़ा। आशा है आप सबको ये बलिदान कहानी की समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।